अस्सलामुअलैकुम। पिछला हम लोगों ने जो है वो सब पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो है वो मौजूद है चैप्टर नंबर 2 में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वेयर एन एजेंट। ठीक है, एजेंट जो है वो क्या कर दे, अपनी अथॉरिटी को किसी और को डेलीगेट कर दे। ठीक है, अगर आसान अल्फाजों में बताऊं, ऐसी जो डेलीगेशन है वो वैसे भी अलाउ नहीं है बग़ैर जो आपका प्रिंसिपल है उससे पूछे हुए। ठीक है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं बग़ैर उससे पूछे आप जो है वो क्या नहीं कर सकते, एजेंट जो है वो अपने लिए कोई एजेंट हायर नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा इसके कुछ पॉइंट्स हैं। व्हेन द प्रिंसिपल हैज़ परमिटेड अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। नहीं, सेकेंड एजेंट जो है वो क्या कहलाएगा, आपका सब एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो सब एजेंट को हायर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल की इजाज़त चाहिए। फिर वेयर देयर इज़ अ कस्टम ऑफ ट्रेड विच परमिट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जहाँ पर ऐसी ज़रूरत हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा काम है तो आप इस सूरत में हायर कर सकते हैं। व्हेन एक्ट टू बी डन बाय सब एजेंट इज़ प्योरली मिनिस्ट्रियल इन नेचर। मिनिस्ट्रियल इन नेचर जो है वो आपका इस तरीके से होता है जैसे कि आप उसको क्या नाम है, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो बेसिक आपका ओनर है या जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो इजाज़त देगा तो काम होगा। जैसे उसके बाद हमने जो है वो परमिट्स की बात की कि ज़रूरत है तो जो है वो क्या होगा, आपको उसकी जो है क्या नाम है, कस्टम ट्रेड्स अगर मौजूद है तो जो है वो आपको होगा। फिर मिनिस्ट्रियल आ रहा है, मिनिस्ट्रियल फिर एमरजेंसी आ रहा है। मिनिस्ट्रियल इज़ लाइक के गवर्नमेंट लेवल का कोई काम है या कोई हायर जो नेचर होता है यानी सेंसिटिव नेचर के कोई जो है वो चीज़ है, इस सिचुएशन में अगर सब एजेंट रखा जाए। फिर एमरजेंसी केस है कि अब करना ही पड़ जाए, यार काम करना है और वो बंदा मौजूद नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सब एजेंट हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव सब्स्टिट्यूट एजेंट। देखें, सब्स्टिट्यूट एजेंट इज़ कि एक एजेंट जो है जो बेसिक एजेंट प्रिंसिपल ने हायर किया है वो मौजूद ना हो और उसकी जगह पर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कोई दूसरा इंडिविजुअल प्रिंसिपल की इजाज़त से काम करे, वो क्या कहलाएगा, आपका सब्स्टिट्यूट एजेंट कहलाएगा। सब्स्टिट्यूट एजेंट के बाद आपके पास है ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट। देखें, एक की ड्यूटी दूसरी का राइट होता है, एक का फ़र्ज़ दूसरे के हुकूक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर। सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है कि तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रिंसिपल के वो फॉलो करें। एजेंट जो है वो उसको दिए हुए इंस्ट्रक्शन से वो छोड़ नहीं सकता और अगर उसने अपना दिया हुआ इंस्ट्रक्शन मुकम्मल ना किया तो क्या बन सकती है, उस पर वो लायबल हो सकता है डैमेजेस का। डैमेजेस क्या होता है, जो भी नुकसानात होंगे उस पर उसको भरपाई करनी पड़ जाएगी एजेंट को। फिर एन एजेंट मस्ट कैरी आउट वर्क फॉर ऑफ द प्रिंसिपल विद रीजनेबल केयर स्किल एंड डिलिजेंस। देखें, आपको प्रिंसिपल की जगह का काम, एजेंट तो प्रिंसिपल की जगह पे रहे ना, प्रिंसिपल की जगह का काम किसको करना है, एजेंट को करना है। तो वो किस तरह करे, उसे तरीके से सही मैनरफुली और अपनी बेस्ट जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करे। पॉइंट नंबर 3, एन एजेंट मस्ट नॉट मेक एनी गेन अदर दैन एग्रीड ऑफ और रीजनेबल रिवेन्यूरेशन। अपनी सैलरी के अलावा जो है वो क्या ना करे, कोई एक्स्ट्रा मनी की तरफ ना जाए जो या तो प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचा कर या उसके सामान को नुकसान पहुंचा कर हो या उसकी बग़ैर इजाज़त के हो। ठीक है। फिर आपके पास है अकाउंट्स और जो इसकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या रखें, बिल्कुल एक्यूरेट रखें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, जिस तरह प्रिंसिपल ने उसको इंस्ट्रक्ट किया है। फिर प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के हिसाब से डील करें, उसके अलावा जो है वो कोई डील ना करे उसके बिहाफ पे। प्रोटेक्ट द टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम ख़राब ना हो। कोई भी काम जिससे प्रिंसिपल के गुड्स, प्रॉपर्टी, नाम या कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है वो एजेंट ना करे। फिर अपने एडवांटेज के लिए इन्फॉर्मेशन का यूज़ ना करे, जो प्रिंसिपल के पास से इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या ना करे, लास्ट पॉइंट कि वो
अपने लिए इस्तेमाल ना करे उसको। फिर कुछ है हमारे पास राइट्स ऑफ एन एजेंट, एजेंट के राइट्स और डेप्टर के प्रिंसिपल की ड्यूटीज़। ठीक है, सबसे पहला है जो भी राइट है उसकी एजेंट की सर्विसेज का वो उसको दिया जाए। ठीक है, और फिर आपके पास है कोई अनपेड अकाउंट जो है वो उसको ना छोड़ा जाए, कोई कमीशन बेस्ड काम है तो वो उसको फुलफ़िल किया जाए। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, गुड्स और सर्विसेज, वो जो उसके हवाले की गई हैं या जो उसके एब्सेंस में हुआ है उससे जो है वो उसके लिए कोई जो है वो ज़िम्मेदार ना हो। इन केस जो है वो कोई नुकसान हो गया है प्रोडक्ट का और एजेंट जो है वहाँ पे मौजूद नहीं था या एजेंट की ज़िम्मेदारी का वो हिस्सा नहीं था तो उससे उसको कोई लायबिलिटी ना आए। फिर आपके पास है एक्सपेंसेस और लॉस फॉर द वर्क अंडरटेकन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, द एजेंट एंटाइटल्ड फॉर इंडेमनिफाई फॉर सच लॉस ऑफ द प्रिंसिपल। ये वही वाली बात है कि बेसिकली ये राइट तो उसका है, इंडेमनिफाई होता है तो लॉस की जो भरपाई की जाती है ना। तो इफ़ अगर कोई चीज़ का नुकसान हो जाए जिसका ज़िम्मेदार जो है वो एजेंट था और उसके लापरवाही या उसकी नेगलेंसी की वजह से कोई नुकसान हुआ तो इसके ऊपर जो है वो एजेंट उस लॉस की भरपाई करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जाम्पल है। एक वर्ड इसमें ये आ रहा है, इट्स मीन एक्चुअल। ठीक है, इसके मायने क्या हैं, एक्चुअल के हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है, देखिए मैंने तो बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी करा दिए हैं, जो बिल्कुल लेस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना उसको मैं इग्नोर करवा देता हूँ। जैसे कि ये पूरी एक डेफिनेशन है, ठीक है, एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, इस सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, नोटिस की भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अननेम एंड अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल समझ ले जस्ट एक। अच्छा, एक टॉपिक ये है कि एजेंट्स अथॉरिटी इन एमरजेंसी। एजेंट्स के पास जो है वो एमरजेंसी में फुल अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, मैक्सिमम अथॉरिटी आ जाती है कि इफ़ अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो वो उस चीज़ को फ़ौरन सेल कर दे। इन केस वी सेड कि इफ़ अगर हमारे पास टमाटर के एक कंटेनर है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, या मीट का एक कंटेनर है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे कहते हैं वो कराची आना है उसको पेशावर से। ठीक है, रास्ते में अगर हमें जो है वो एक हैवी ट्रैफिक मिल गया और ऐसा ट्रैफिक मिल गया जो 4, 5, 8 दिन जो है वो जाम रहेगा, रोड ख़राब है आगे की या कोई भी सिचुएशन ऐसी, अब वो टमाटर 8 से 10 दिन के बाद जो है वो सड़ने लगेंगे। भाई कराची की मार्केट में आता है, या तो सेल हो जाता, ठीक है, या तो प्रिजर्व कर लिया जाता, वो भी सिचुएशन नहीं। तो अब ये क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जल्द अज जल्द जो है वो जो एजेंट है वो क्या करेगा, उसको बेच देगा, लॉस होने से बचा लेगा किसको, आपके प्रिंसिपल को। ऐसी सिचुएशन में जो है वो हम क्या कहते हैं कि आप जो है वो इमरजेंसी में आपके पास क्या होती है, फुल ऑफ कह लो सारे ऑर्डर, सारी चीज़ें जो हैं वो फिर एजेंट की ज़िम्मेदारी हो जाती हैं। ठीक है, एजेंट जो है वो एज अ प्रिंसिपल जो है वो सारे डीलिंग करता है यहाँ पे। अननेम और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, इन केस ऑफ दैट, एग्जांपल से बताऊंगा, अननेम और अनडिस्क्लोज, जिसका नाम मौजूद ना हो या जिसके बारे में पब्लिक को ना पता हो कि मेरे पीछे कौन मुझे ऑर्डर कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है मिस्टर अकरम को आगे कर दिया कि ये मेरे प्रिंसिपल एजेंट हो गए। मैंने इनको बोल दिया है कि ये मेरा नाम नहीं बताएंगे ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये जस्ट जाएँ एक घर परचेज़ करें और वो जो है वो मेरे नाम कर दें। ठीक है, मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने घर परचेज़ किया और वो परचेज़ करने के बाद में मेरे नाम कर दिया। पहले उनके नाम हुआ, बाद में उन्होंने क्या कर दिया, मेरे नाम कर दिया एज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब इस सारे उस परचेजिंग के दरमियान एज अ मी मेरा नाम जो है वो शामिल नहीं हुआ, मैंने अपने आप को जो है वो जाहिर नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, अननेम या अनडिस्क्लोज। ठीक है,
अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है किस तरीके से जो आपका प्रिंसिपल है उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड। ठीक है, एक्सप्रेस किया गया है क्या, थर्ड पार्टी में व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एजेंट स्ट्रेस द एजेंट शुड मेक हिमसेल्फ पर्सनली लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इफ द एजेंट एग्रीज टू दिस डिमांड ऑफ थर्ड पार्टी ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर एनी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ एजेंट ने क्या कर लिया, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जब किसी भी थर्ड पार्टी से अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर ब्रीच होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट उस दरमियान, तो उसकी पेमेंट किसको करनी पड़ जाएगी, आपके एजेंट को, क्योंकि उसने जो है वो बग़ैर इजाज़त अपनी लायबिलिटी पे अपने ऊपर रखते हुए क्या कर लिया है, वो काम ले लिया है। फिर है व्हेन एक्टिंग फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल। देखिए, अगर फॉरेन प्रिंसिपल है, बाहर वाला कोई शख्स है, हमने ये पढ़ा है पीछे कि बाहर के मौजूद लोग जो हैं वो एलियन एनिमी कहलाते हैं। अब बाहर वाला शख्स तो गायब हो जाएगा, यहाँ किसको पकड़ेंगे, उसके एजेंट को क्या कर लिया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल क्यों नहीं किया। नेक्स्ट यू हैव व्हेन एक्टिंग फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। भाई जिसके बारे में नाम ही नहीं है, जिसका नाम पता ही नहीं है कौन क्यों है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो भी आपका पार्टनर है, जो प्रिंसिपल है, उसका नाम तो शामिल हुआ ही नहीं। जब नाम शामिल नहीं हुआ तो अब जो है उसका ज़िक्र जब नहीं आ रहा है, तो इफ़ कोई लॉस हो या ब्रीच होगा तो वो भी आपके ही नाम पर होगा। तो इन केस ऐसा होगा तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, अनडिस्क्लोज पार्टनर को जो है वो उसको कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, एजेंट को सारा क्या भरना पड़ेगा, नुकसान भरना पड़ेगा। फिर है प्रिंसिपल हु कैन नॉट बी है, शायद ये हु कैन नॉट ही सू। बहरहाल प्रिंसिपल ऐसा जिसको जो है वो क्या किया जाए, जिस पे केस ना किया जाए, तो एजेंट जो है वो ज़िम्मेदार हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एजेंट बने हुए हैं 12 साल के बच्चे के लिए। 12 साल के बच्चे के लिए अगर आप ऐसा एजेंट काम कर रहे हैं, तो बच्चे ने अगर आपसे कहा है कि यहाँ से छलांग लगा दो, तो वो तो आपकी मर्ज़ी है। बच्चे के पास तो दिमाग नहीं था, आपके पास तो था। तो एजेंट जो है वो बच्चे पर केस नहीं कर सकता है, एजेंट के घर वाले भी नहीं कर सकते। इसी तरह किसी लॉस के लिए भी वो कॉल या सू जो है वो नहीं कर सकते। When agent exceed his authority, जब एजेंट जो है वो क्या कर दे, अपनी अथॉरिटी से जो है वो एक्सीड कर जाए, कि उसको काम दिया था कि वो जाकर घर ख़रीद ले, उसने क्या किया, उसने घर ख़रीद कर उसे रेनोवेशन के लिए दे दिया कि भाई ये रेनोवेट हो जाएगा। तो उसको क्या काम दिया गया कि भाई घर ख़रीद लो, तो वो सीधे से जाके घर ख़रीद लेता। वो किस पे चला गया, तो जो भी ऊपर का खर्चा बैठेगा तो वो सारा किसको देना पड़ जाएगा, एजेंट को देना पड़ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस करी। फिर आपके पास है व्हेन इट इज़ ट्रेड यूजेज और कस्टम्स। जब आपके पास जो है वो एज अ ब्रोकर जो है वो आप कोई सामान ख़रीदते हैं, किसी क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर कर आप सामान ख़रीदते हैं, और क्लाइंट को जो है इन केस वो सामान जो है वो एज अ कस्टम पसंद ना आए या कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ब्रोकर जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें फंस जाएगा। फिर है द अथॉरिटी इज़ वन कपल्ड विद इंटरेस्ट, कि दोनों का फ़ायदा हो, प्रिंसिपल का भी हो और आपका जो एजेंट है उसका भी फ़ायदा हो। दोनों सिचुएशन में अगर दोनों का फ़ायदा है तो इस पार्ट ऑफ जो है वो लायबल होंगे, ये आधा उसको भी लायबल होगा और आधा ये भी लायबल होगा फॉर द थर्ड पार्टी, क्योंकि बेनिफिट किसका था, दोनों का था। टर्मिनेशन है नेक्स्ट, कि किस तरीके से कभी प्रिंसिपल जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगा। पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। ठीक है, पहला क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो जाए और फिर आप क्या हो जाएंगे, फ्री। कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो एजेंसी ख़त्म। फिर है बाय एक्सपायरी ऑफ पीरियड और फिक्स्ड।
ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, कि जब आपका एक फिक्स डेट था कि भाई 4 साल के बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो 4 साल के बाद ख़त्म हो गया ऑन अ फिक्स डेट। फिर आपके पास है बात दैट ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए दैट प्रिंसिपल की वो अभी नीचे कहीं आ भी जाएगा, या एजेंट मर जाए, दोनों में से कोई भी मर जाए तो क्या हो जाएगा आपका, लिखा हुआ है बल्कि प्रिंसिपल और एजेंट जो है वो इन केस मर जाता है, या नीचे लिखा है पागल हो जाता है, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एजेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर नीचे इंसॉल्वेंसी हो जाता है, प्रिंसिपल के पास देने के लिए पैसे नहीं बचते, वो दिवालिया हो जाता है। इन केस वो दिवालिया हो जाता है तो एजेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। बाय द डेस्टिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि भाई एजेंसी रखी थी कि वो पेशावर से लेकर टमाटर कराची आएगा और वो लेकर आ गया, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, सॉरी डिस्ट्रक्शन है कि भाई टमाटर लाने थे लेकिन टमाटर तो वहीं भेज दिए, पैसे भिजवा दिए, इस सिचुएशन में क्या होगा, या जो प्रोडक्ट भेजी गई थी इसका एजेंट है आप और इसको आपको संभाल कर लेकर आनी है और रास्ते में वो चोरी हो जाती है, तब भी एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो बात अलग है कि ब्रीच हो जाएगा या कुछ भी होगा, वो सब एक अलग कहानी है। बाय द रिन्यूनिकेशन ऑफ द एम्प्लॉई बाय द एजेंट, रीजनेबल नोटिस देने के बाद आप उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, दूसरा रखना है दूसरा रख लेंगे, ख़त्म करना है ख़त्म कर देंगे। एक रीज़नेबल नोटिस देने के बाद, ऐसे आसान अल्फाजों में होता है तो फायर कर दिया जाए एक नोटिस के बाद। फिर आपके पास है बाय रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, के रिवोक कर लिया जाए कि अब इस बंदे के पास नोटिस देकर कि अब जो मेरा एजेंट है इसके पास कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। और आखिरी है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों इत्तेफाकिया तौर पर जो है वो एग्री कर लें कि भाई हम दोनों को साथ काम नहीं करना, तो कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। आई नो चैप्टर नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा जो है वो लेंदी ज़्यादा था, इसलिए जो है उसको उस पर वीडियो भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बनी है, मैं भी शायद 5 या 7 वीडियो जो हैं वो चैप्टर 1 की बनी है। नेक्स्ट जो है वो आपकी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनती जाएंगी, बिकॉज़ जो है वो टॉपिक भी चैप्टर भी छोटे हैं। इसके बाद जो है वो हमें चैप्टर नंबर 3 की तरफ जो है वो जाना है। यहाँ कुछ ये ट्रू फॉल्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको हम नहीं देख रहे हैं, समरी है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इख्तिताम पज़ीर होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप जो है वो क्वायरीज़ कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।